हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम केमिस्ट्री बीपीएससी प्री का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन 38 से लेकर 68वीं तक जितने भी सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने इससे पहले फिजिक्स का कर लिया है। अब हम केमिस्ट्री, उसके बाद जो है बायो का करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। इसमें 170 प्लस क्वेश्चन हैं जो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है? तो ये है पिटवा लोहा। स्टील, ढलवा लोहा और कच्चा लोहा नहीं है। देखिए, इसमें याद रखना है कि लोहे की विशुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। लोहा मतलब आयरन आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है और कच्चा लोहा की तुलना में यह बहुत कम कार्बन सामग्री वाला लोहे का मिश्र धातु है और कच्चा लोहा भी लोहे का एक अन्य शुद्ध रूप है, लेकिन इसमें सिलिकॉन, मैग्नीज और तत्वों के अन्य निशान होते हैं। लेकिन इसमें आयरन की मात्रा 2 से 4% होती है। देखिएगा, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु और उपधातु के बारे में आप जानते हैं, ये तत्व हैं और गैस जो है तत्व नहीं है। अब आपको यहाँ पर देखिए, आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं आप। एक धातु होता है, एक अधातु, एक उपधातु। हाइड्रोजन H, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Ci और सेलेनियम Se, ब्रोमीन Br और आयोडीन I तथा सभी अकेरिया गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। अगला देखेंगे कि रसायन शास्त्र के जनक किनको कहा जाता है? तो ये लेबोरियर साहब हैं। लेबोरियर को रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, आधुनिक रसायन शास्त्र का। एंटोनी लेबोरियर के नाम से भी इनको मतलब पूरा नाम है इनका, जानते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? देखिए, 67वां बीपीएससी का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बारे पढ़े हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसके नाभिक में। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? तो चक्कर लगाता है। अब देखिएगा, यहाँ पर वही लिखा गया है कि परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों, ये क्लास 9th पहला अध्याय में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है और नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस मतलब नाभिक के घटक होते हैं। अगला चलेंगे क्वेश्चन कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये होते हैं आवोगाद्रो का नियम। इसमें आपको समझना है कि आवोगाद्रो के नियम समान ताप एवं दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में कणों या अणुओं की संख्या समान होती है और किसी गैस के 1 ग्राम मोल अणुओं की संख्या आवोगाद्रो संख्या कहते हैं इसको, और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है। इलेक्ट्रॉन जो है 18 है, न्यूट्रॉन 20 है। अब द्रव्यमान संख्या आपको निकालना है, तो इसका सूत्र होता है, देखिए, आप अगर द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कर देंगे तो द्रव्यमान संख्या आपको निकल जाएगा। तो ये 38 होगा। सी तो उत्तर है, लेकिन आपको इस प्रकार से भी समझना है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहलाती है।
तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो भी संख्या होगा उसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और उल्लेखनीय है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है परमाणु में, और जिसके कारण क्या होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार आपको द्रव्यमान संख्या और इधर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 18 था प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का 20 था, तो टोटल कितना हुआ, 38 हो गया। आगे चलेंगे कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, तो अभी तो आपने पढ़ा कि न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के योग की बराबर होते हैं, मतलब योग होती है, संख्याओं का योग होता है। न्यूट्रॉन हो और प्रोटॉन हो, उसके संख्याओं का योग होगा द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन भी आपने बनाया इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड मतलब 94 Pu जो है पावर में है 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसका भी सूत्र होता है। देखिए इसमें आपको द्रव्यमान संख्या 242 है, ऊपर वाले भाग जो हैं 242, परमाणु संख्या कितना है, 94 है, परमाणु जो है क्रमांक 94 है। अब आपको इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉन संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो आप द्रव्यमान संख्या देख रहे हैं 242 है और प्रोटॉन की संख्या के देख रहे हैं कितना, 94 है, तो इसको माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, तो 148 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, तो इसमें आवेश रहित कौन है, तो न्यूट्रॉन है। देखिए इसमें न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणुक कण है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमानों के लगभग बराबर होता है। और न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन की खोज भी आपसे पूछा जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो इसके बारे में अभी तो आपने पहले पढ़ा भी है, जो पहले भी हमने पढ़ा इसके बारे में, तो ये अल्फा कण है। अब देखिए अल्फा कण के बारे में, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाता है, ठीक है, और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण के रूप में जाना जाता है। जब उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कण होंगे तो वो बीटा कण हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि अल्फा कण प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक रूप से आवेशित होता है, जबकि बीटा कण जो है इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। बीटा क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, अल्फा क्या होगा, सकारात्मक हो जाए, मतलब आप इसको प्लस और माइनस में समझ सकते हैं। अब कैथोड किरणें एक जो है डिस्चार्ज ट्यूब में नकारात्मक इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो द्रव्यमान संख्या में, उत्तर इसमें आपका बी हो जाएगा। क्यों होता है, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि समान परमाणु वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। जब समान परमाणु होगा संख्या उसका, अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान, मतलब प्रोटॉनों की संख्या जो है समान होगी, परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग हैं, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। और इसमें समान तथा समान भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। जब समान भार होगा तो वह समभारिक कहलाएगा, जब अलग अलग होगा तो वह समस्थानिक कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, तो विखंडन न्यूट्रॉनों के कारण, न्यूट्रॉन के कारण होता है। इसमें आपको याद रखना है कि नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉनों के संघात के कारण होता है। जब किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व हल्के तत्वों में टूट जाता है एवं इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किसी भारी तत्व का हल्के हल्के तत्वों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन, फैराडे स्थिरांक क्या है।
फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह 96,487 कैलोरी पर मोल होता है। अब देखिए, निम्न में से किसका जो है पीएच मान 7? उदासीन जो होता है उसका क्या होता है, पीएच मान 7 होता है। क्षार होगा, अम्ल होगा तो आगे पीछे होते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर याद रखना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 और शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, इसलिए भी उसका पीएच मान 7। शुद्ध जल का 25 डिग्री जो है सेंटीग्रेड पर पीएच मान 7 होगा। और वर्षा का अगर पीएच मान देखें तो वर्षा का पानी का जल क्या होता है, शुद्ध रूप है। और अगर 7 से अधिक पीएच मान होगा विलयन में तो वो क्षारीय होगा और अधिक होगा तब। और 7 से कम होगा पीएच मान विलयन अम्ल होगा। ठीक है, कम होगा अम्ल होगा, ज़्यादा होगा क्षार होगा, बराबर होगा उदासीन होगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक? जैसे ही ज़्यादा बोले तो क्षार जाइए, क्षार का क्या होता है, 7 से अधिक होता है। कम किसका होगा, अम्ल का। उदासीन कौन रहेगा, जो बराबर होगा, जैसे पानी, शुद्ध वर्षा का पानी। अब देखिए, पानी का पीएच मान कितना होता है, तो अभी तो आपने पढ़ा, तो क्या होगा, 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरोन का गलनांक क्या है, उच्च है। अब देखिए कि किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। और गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्था साम्यावस्था में होती है। बोरोन का गलनांक 2453 केल्विन और एल्युमिनियम का गलनांक 933 केल्विन और सिलिकॉन का 1693। लोहा का कितना गलनांक 1808। तो इसमें आपको बोरोन दिख रहा है 2454 है, तो ज़्यादा किसका, बोरोन का है। अब देखिए, नीलम जिसको रूबी कहते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या, तो Ai2O3। इसमें ए नंबर इसका उत्तर होगा। और नीलम प्रकृति में भी मिलता है एवं कृत्रिम भी बनाए जाते हैं। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है और सूत्र Al2O3। अगला देखेंगे कि एक घोल का पीएच 3 से लेकर 6 बदलता है, तो प्लस जो है H+ आयन की सांद्रता तो 1000 गुना कम हो जाएगा। अब देखिए कैसे कम होगा, तो पीएच में परिवर्तन जो है आप देख सकते हैं, ये सूत्र है, ये क्या है, सूत्र है। तो पीएच में देखेंगे pH2 माइनस pH1 है तो 6 - 3 = 3। और H आयन की सांद्रता अनुपात में देखें तो pH2 और pH1। अब आप धन और लौंग में देखेंगे तो धन और 2 और 1 है H+ में, इसके बराबर जो हो जाएगा वह 10Q माइनस में। तो आप इसको इस प्रकार से भी माइनस है तो 0.001 लिखेंगे तो यह क्या होगा, माइनस जैसे ही रहेगा तो वह कमेगा। H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि ब्रोमीन होती है तो भूरी होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि ब्रोमीन जो होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। ब्रोमीन लाल द्रव है, डी नंबर इसका उत्तर रखना है आपको। यहाँ पर ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित छिन्न गंध वाला वाष्पशील द्रव होता है। और ब्रोमीन Br का परमाणु क्रमांक 35 तथा यह कमरे के ताप जो रूम टेम्परेचर है पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्पविलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है जिसे हेलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो कैडमियम नहीं है। अब आपको यहाँ पर
याद रखना है कि कैडमियम धातु का वर्गीकरण संक्रमण धातु के रूप में होता है, किया जाता है। रासायनिक रूप से कैडमियम एक तत्व है, परंतु यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। और कैडमियम Cd सिल्वर रंग की धातु होती है, जिसमें नीले रंग की झलक होती है। कैडमियम एक विषैले धातु होते हैं। कैडमियम का सर्वाधिक उपयोग निकल कैडमियम बैटरी के रूप के उत्पादन में किया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, संघनन क्या है? संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। अब देखिए, ये CDPO का क्वेश्चन है। जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है, तब इस स्थिति को संघनन कहा जाता है। अर्थात संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस संगठित होकर अर्थात ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। जैसे आप देखेंगे बादल है, कोहरा है, बर्फ, ये सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन। सी नंबर इसका उत्तर होगा। आपको यहाँ पर याद रखना है कि गैस में वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। अगला क्वेश्चन कि गैल्वेनाइज्ड जो है लोहे की पाइप पर परत होती है, तो ये जस्ते की। ए नंबर उत्तर होगा। याद रखना है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते मतलब जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो ये हैं सल्फोनेट। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अब देखिए, डिटर्जेंट आर्द्रक अथवा आर्द्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के रूप को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ जो है एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। और डिटर्जेंट जो होता है कठोर जल में भी घुलनशील होता है। ये भी पूछा गया ऐसे करके, कठोर जल में घुलनशील कौन होता है? तो डिटर्जेंट होते हैं। अगला देखेंगे, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम, गंधक। एक से अधिक इसमें हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है कि पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज, अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं, इसलिए उत्तर एक से अधिक होगा। ई नंबर नीला थोथा। नीला थोथा का रासायनिक रूप से देखें नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट। अब देखिए, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट, सूत्र CuSO4.5H2O होता है और यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेट लवण नीले रंग का होता है और नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन कि रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? अब देखिए, भौतिक परिवर्तन मतलब फिर से आए वो भौतिक, चले जाए वो रासायनिक। तो ये याद रखना है। तो पानी का उबलना क्या होगा? उबाल देंगे, फिर पानी जो है वाष्पित होगा, फिर पानी आपको बारिश के रूप में आपको मिलेगा। पानी बर्फ़ जमा देंगे तो फिर पानी को आप निकालेंगे तो फिर वो गर्म होकर क्या होगा? पानी के रूप मिलेगा। ये सारे जो हैं क्या हो जाएंगे? परिवर्तन पुनः जो है करता है, अपने आप को तुरंत परिवर्तित करता है और तुरंत जो है अपने रूप में आता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी जल गया तो राख बन जाएगा, राख फिर लकड़ी नहीं बनेगा, तो जानते हैं तो ये क्या होगा? रासायनिक। लोहा में जंग लग गया
तो वो जो जंग लगा है, जो खा गया है उसको, जो कि उसका जो डस्ट बन गया है, फिर वो लोहा प्लेन नहीं होगा। ये रासायनिक परिवर्तन, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर कि बर्फ़ का पिघलना हो गया, मोम का पिघलना हो गया। देखें तो पानी का उबलना तो भौतिक। अब देखिए, क्योंकि अभिक्रिया समाप्त होने पर यह पानी जो है पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है? इसमें भी आपको एक से अधिक हैं, जैसे कोबाल्ट है, टीन है, जस्ता है, तांबा है। तो एक से अधिक मतलब ई नंबर उत्तर है। अलोह धात्विक खनिज वह खनिज होता है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है, जैसे कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता आदि। वे सभी खनिज जिसमें मैग्नीज की मात्रा अधिक होती है उसे जो है धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, निकल, क्रोमियम आदि। ये पॉइंट याद रखना है, इसमें मैग्नीज भी है और निकल भी है, तो ये जो है 2 ऑप्शन इसमें आपको मिल रहे हैं, इसलिए एक से अधिक उत्तर हो जाएंगे। अगला कि ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो ये भी आपको इसमें एक से अधिक उत्तर होंगे। क्यों होगा? क्योंकि ट्यूबलाइटों तथा या उसमें नहीं होगा। ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है, जिसका निर्माण सिलिका, सीरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से होता है। तो सिलिका भी है और सोडियम भी है, तो एक से अधिक उत्तर भी है। देखिएगा अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है विद्युत चालकता बोल रहा है, तो यहाँ पर रजत। अब आप जानते होंगे कि चांदी, जिसको आप चांदी कहते हैं, चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, तब बेरिलियम, तब कैल्शियम। इस प्रकार से विद्युत की सबसे ज़्यादा बोलेगा तो कौन है? तो चांदी है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन? तो नाइट्रोजन है 78%, 78.07 है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसको आप मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा परिवर्तित करेंगे। देखिएगा कि अल्कोहल R- जो है CH2 और नेगेटिव में होगा O सॉरी को मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि RCO, आप इसमें देख सकते हैं कि C इसके ऊपर में O है और यह जो है OH में परिवर्तित होता है। इसको परिवर्तित किया जा सकता है और ऑक्सीडेशन एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया भी है। अगला देखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन? तो यह है यूरेनियम। इसमें देखिएगा कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त थोरियम, प्लूटोनियम आदि तत्वों का भी प्रयोग किया जाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो इसका आप दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें CO2। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फ्लोरीन अथवा वकीवॉल डैश कार्बन परमाणुओं का बना है। इसमें आपको एक से अधिक देखेंगे उत्तर यहाँ पर है ही नहीं, 60 से होता है, यहाँ पर 40-50 करके दिया है। फ्लोरीन क्या है? एक कार्बन का स्वरूप जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं
और इसका उपयोग जो है अतिचालकता, अर्धचालक, स्नेहक आदि के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, तो घटता है। इसमें दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने से द्रव का क्वथनांक भी घटता है। दाब तथा क्वथनांक से समानुपातिक संबंध होता है। यही कारण है कि ऊंचाई के साथ क्वथनांक घटता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ क्या होता है, दाब घटता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, तो प्लेटिनम। यहाँ पर आपको याद रखना है डी नंबर इसका उत्तर होगा। और अग्रलिखित प्रश्न में भारी तात्पर्य है घनत्व से, ठीक है, भारी का तात्पर्य। और इसमें प्लेटिनम जो है पीटी सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका 21.45 ग्राम घन जो है सेंटीमीटर पर ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। चांदी का देखेंगे एजी का तो 10.5, पारा का एसजी का 13.54 और सोने का 19.32 ग्राम सेंटीमीटर एसक्यू घनत्व होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो ये आइंस्टीन था। कौन था? आइंस्टीन था। डी नंबर इसका उत्तर है। अब देखिए आइंस्टाइन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप होते हैं, नहीं है, नहीं हैं, दो अलग अलग स्वरूप नहीं हैं, इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी के संबंध में आइंस्टाइन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण स्थापित किया, जिसे आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। और इसके अनुसार द्रव्यमान जो कि पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो C = mc², यहाँ पर E है, E = E जो है ऊर्जा है, एनर्जी, m मास और c जो है प्रकाश का वेग है। तो इस प्रकार से आप समझेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये ईंधनशील होता है। अब देखिए आपको पता रखना चाहिए कि ईंधनशील फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ईंधन से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को सम्मिश्रण कर विद्युत धारा का निर्माण करता है तथा इस प्रक्रिया में जल उपोत्पाद होता है। और ईंधन सेल भी एक साधारण बैटरी की भांति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु यह ऊर्जा को संचय नहीं करता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन की टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? यह जिप्सम, ठीक है। देखेंगे डी नंबर इसका उत्तर होगा। सूत्र भी पूछ लेता है। जिप्सम मतलब लवण, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 और 2H2O होता है, को 373 के पर गर्म करने पर यह जो है जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट CaSO4 ½ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। ये सूत्र याद रखना है, CaSO4 ½ H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में सूत्र भी आ गया। अब आप बता सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र क्या है, तो CaSO4 2H2O। ऐसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसका रासायनिक जो सूत्र है CaSO4 ½ H2O और कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, इसका निर्माण जो है जिप्सम और कैल्शियम डाइहाइड्रेट को गर्म करने पर होता है। परंतु विकल्प के अनुसार देखें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो अणु मिलकर CaSO4 2H2O का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो
कहलाता है? तो यह एल्कीन कहलाता है। बी नंबर होगा उत्तर। अब देखिए यहाँ पर कि केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और कार्बन कार्बन द्वि आवर्त जो है वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं और एल्केन कार्बन कार्बन एकल आवर्त युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं और एल्काइन त्रिआवर्त वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंधन बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि सिरके का रासायनिक नाम। तो सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। देखिए सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल तथा रासायनिक सूत्र जो है CH3COOH होता है और सिरके का IUPAC नाम इथेनोइक अम्ल होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित? तो यह है एसिटिक अम्ल, अभी तो आपने पढ़ा। अगला देखेंगे कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें CO2 का जो है निकास होता है। ठीक है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है, उच्च दाब पर। अगला देखेंगे खनिज। मिनरल क्या है? मिनरल होता है अकार्बनिक ठोस। भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार खनिज मिनरल जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस हैं जिसकी संरचना रवाकृत होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? तो ये प्लूटोनियम था। देखिए 9 अगस्त को 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान में गिराया गया। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर देखें तो 6 तारीख को पहले ही हिरोशिमा पर गिराए गए बम, जो कि लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं, विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग इसमें था। इसमें यूरेनियम था, एक में प्लूटोनियम था। नागासाकी बोले तो प्लूटोनियम, हिरोशिमा बोले तो लिटिल बॉय, यह यूरेनियम था। फैटमैन में प्लूटोनियम था। अगला देखेंगे कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो यह प्राकृतिक तत्व में मिलता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये पोटेशियम है। कौन है? तो पोटेशियम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे यहाँ पर देखिए कि दिए गए विकल्प में जो सर्वाधिक क्रियाशील धातु वो पोटेशियम है और क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम देखें तो पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca और आयरन Fe। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो इसमें ई नंबर इसका उत्तर है। इसमें आपको लिथियम या अन्य धातुओं जैसे कि कैडमियम हो गया, मत हो गया एवं जस्ता हो गया की मिश्र धातु होती है। मूल रूप से श्वेत धातु लेड एवं लिथियम, तो यहाँ पर आपको है नहीं, तो उत्तर में ई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन? तो ये हाइड्रोजन होता है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। और वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं और निकेल बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है और यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन और इसमें 150 - 180 डिग्री सेल्सियस और वाई में Ni बराबर क्या हो जाएगा? तो इसे वनस्पति घी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे तो उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। अब कौन सा कथन इसमें सही है, तो सिर्फ इसमें एक ही है, वो है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती हैं, प्राप्त होते हैं। बस इतना ही है इसमें। अगला देखेंगे कि आयोडीकृत लवण में रहता है, तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। डी नंबर इसका उत्तर है। और इसका देखें तो यहाँ पर कि पोटेशियम आयोडाइड के आई की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण टेबल साल्ट जो है के समान है और व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग जो है आयोडीकृत लवण बनाने में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि खाने का नमक NaCl किससे बनता है, तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इससे पहले यहाँ पर देखें तो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक लवण को उदासीन लवण कहते हैं, जैसे कि NaCl के NO3 ये दोनों। अगला देखेंगे सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व, तो ये होता है कार्बन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन जो है अनिवार्यता पाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो यह केरोसिन में। ठीक है। देखिए ऑक्सीजन जो है केरोसिन में अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त, तो ये होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन इसमें प्रयुक्त होता है। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तलरीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक, देखिए इसमें ब्यूटेन और जो है प्रोपेन आते हैं। आपको यहाँ पर मिलेगा ई नंबर इसका उत्तर होगा। तलरीकृत पेट्रोलियम गैस में LPG में देखें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो मुख्य घटक जो है क्या हो जाएगा, तो मुख्य घटक के रूप में ब्यूटेन होता है जिसमें 65% लगभग, और प्रोपेन जो है इसमें 35%। और इनमें जो है इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन देखें तो इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो ये होता है आइसोप्रीन का। और इसमें आपको देखें तो बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जोड़कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है, पॉलीमर। और आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। और आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2। अब इससे हम निकालें तो CH जो है छोटी ब्रैकेट में CH3 और CH = CH2 है। ठीक है। अगला देखें तो टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस जो है एकलक का बहुलक है, तो यह है रोएथिलीन का। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ए नंबर इसका उत्तर है। और एथिलीन जो है वह PTTE को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। और यह जो है PTTE एक ठोस कप जो है फ्लोरोकार्बन है। इसका जो है घनत्व 2.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है।
और इसमें जो है इसका गलनांक देखें तो लगभग 327 डिग्री सेल्सियस होता है और यह विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेकेलाइट। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के जो है संघनन से बनते हैं। दूसरा नंबर इसका सही होगा। और देखें तो बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक और इसका रासायनिक नाम पॉलीऑर्सी वेंजाइन मेथिलीन जो है ग्लाइकोल एनहाइड्राइड जो है एन जो है एनहाइड्राइड है। ऐसे समझेंगे तो इसका पूरा नाम, रासायनिक नाम बहुत बड़ा है, पॉलीऑर्सी वेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोल और ग्लाइकोल एनहाइड्राइड, ये रासायनिक नाम। और यह जो है थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेलिंडहाइड रेजिन होता है, जो फिनॉल और फॉर्मेलिंडहाइड के से जो है संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। और इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रासायनिक लियो वेकलैंड के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह एक वसा है। क्या है? एक वसा है। और इसके बारे में अगर हम देखें तो ट्राइग्लिसराइड जो है शरीर में पाए जाने वाले फैट मतलब वसा का एक प्रकार, और हमारा शरीर भोजन से प्राप्त उपयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। और ट्राइग्लिसराइड का वसा जो है कोशिकाओं में क्या करता है? में संचित होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य एक ही है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अब इसमें आपको मिलेगा कि ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है और ग्रेफाइट और हीरे दोनों ही कार्बन सहसंयोजी बंधों से बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला देखेंगे कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पर याद रखना है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए विथ एन एनालाइजर या विथ लाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है और इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस, जो सांस छोड़ते हैं उसका, और छोड़ी गई सांस को पोटेशियम क्राइकोमेट K2Cr2O7 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के विलयन से गुजारा जाता है। और ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम ड्राइकोमेट विलयन और एल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है इसी से। अब देखिए अगला कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। अब मुख्यतः की बात है, एक ही होगा तो वो कौन होगा? वो होगा आपका ब्यूटेन प्रोपेन। यहाँ पर तो दोनों दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको ई नंबर उत्तर भी दिया है, दोनों है तो ई भी उत्तर भी है। तो देखें तो घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है और इसमें मुख्यतः प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। और एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए जो है इसमें गंध युक्त पदार्थ मर्केप्टन की जो है यादी इसको मिलाया जाता है ताकि गंध लग सके कि गैस लीक तो नहीं हुआ कहीं। अगला देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो ये आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन, ओजोन के लिए आपको देखें तो आपको ओजोन, ये देखें ग्रीन हाउस गैस, एक मिनट रुकिए,
देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो हैं वो हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। और इनमें प्रमुख हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस। 6 आप याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक हुआ, जल वाष्प हुआ, नाइट्रस हुआ, ऑक्साइड हुआ, मीथेन हुआ, ओजोन हुआ। ये सभी के सभी 6 पॉइंट जो हैं, 6 बिंदु आपको याद रखने हैं। इसमें जो 1, 2, 3, 4, 5 करके याद रख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। ठीक है। अब अगला, ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख घटक अभी तो आपने पढ़ा, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी के सभी हैं। अगला देखेंगे कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने के से उत्पन्न क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगर जला जो है अधूरा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता, इससे मुक्त कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साबुन ग्रीज को हटाता है, तो यह पाइशीकरण के द्वारा। इसमें देखें तो पाइशीकरण 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों को एक साथ मिलाकर एक अर्ध स्थिर मिश्रण जो है बनाने की प्रक्रिया है। और इसमें सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरणार्थ देखें तो साबुन, सोडियम तथा पोटेशियम के बसीय लवण। साबुन के अणु में 2 भाग होते हैं। पहला, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा C70H35 जो कि वसा में घुलनशील है, तथा दूसरा है जल में विलय ध्रुवीय भाग। माइनस में देखें, निगेटिव में COO और Na+ समूह है। और पाइशीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्कीन समूह C17H35 तेल या ग्रीज को घोल लेता है, तथा ध्रुवीय समूह C जो है OO Na+ में और COO- में है, जल में घुल जाता है। और जब उसे ठीक प्रकार से रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कोड की सहायता से सही आपको चुनना है कि कौन किसका सही होगा। ठीक है, देखिएगा इसमें देखिएगा, एस्पार्टम का जो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका कृत्रिम मधुरक, यहाँ पर 1 का 3 हो जाएगा। और फ्रेयॉन का हो जाएगा आपको प्रशीतक। और न्योप्रीन का हो जाएगा संश्लेषित रबर। और बेनाड्रिल का हो जाएगा प्रतिहिस्टामिन। तो इस प्रकार से आपका मिलान होगा यहाँ पे जो कह रहा है इस हिसाब से। और इसमें आप देखें तो तीसरा नंबर पर यह है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर मिलाया हुआ है कि एस्पार्टम का क्या है, कृत्रिम मधुरक, फ्रेयॉन का प्रशीतक, न्योप्रीन का संश्लेषित रबर और बेनाड्रिल का प्रतिहिस्टामिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी जो है मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो ये होती है H2SO4 का। इसमें आपको दिया गया है कि वातावरणीय प्रदूषक, औद्योगिक निःसंयंत्रों एवं प्रकृति में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO और जो है जैसे गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। और इसके साथ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। और इस अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन। और अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसमें 70% की मात्रा होती है। अगला देखेंगे, अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा के बारे में आपने विस्तृत पढ़ा, इसमें तो है नहीं। यहाँ पर देखिए कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारक क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। और इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है। यहाँ पर 1, 2, 3 सभी के सभी हैं, इसलिए यहाँ पर उत्तर जो है दिया नहीं है।
तो पेट्रोल भी है, कारखाना से जो उत्सर्जन कारखानों से होते हैं, और ऊर्जा उत्पादन में कोयला जलाने से भी होता है। तो ये प्रश्न में एक से अधिक उत्तर है, तो एक से अधिक रहता तो ई नंबर हो जाता। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती हैं, अगला क्वेश्चन में है, और अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। और शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले उद्पादित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन के शुष्क बर्फ देखिए बहुत बार पूछ चुका है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इनमें से आपको अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, तो अनबुझा चूना किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है CO2, CaO को कहा जाता है, CaO को कहा जाता है। अब इसमें आपको यहाँ पर दिखेगा कि कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड CaO को क्विक लाइम या अनबुझा चूना कहते हैं। यह कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला देखेंगे तो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, ये पूछ रहा है चूने का पानी, तो ये होता है CO2 के कारण। यहाँ पर देखें तो चूने का पानी जो है लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के जो है पानी में हो ना, पानी में से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं CaOH2 प्लस CO2 मिलाएंगे तो बनेगा क्या, CO3 प्लस H2O। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो इसमें एक से अधिक आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ई नंबर उत्तर है, और इसमें सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी SiO2 है, SiO2। और चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उनकी जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है, और इस क्लिंकर में 2 से 3% जो है जिप्सम CaSO4 और 2H2O को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। अगला देखेंगे कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार में अगला क्वेश्चन में आंसर इसका देखेंगे तो कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है, और द्वितीयक सेल में विद्युत अपघटक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती हैं, और इन बैक्टीरियो को लेड संचायक अथवा संचायक बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियां द्वितीयक बैटरियों का ही उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला जो है अम्ल क्या है, अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ से अम्ल के बारे में ऐसे बहुत बार ऐसे पूछा भी गया है, तो इसमें अम्ल क्या हो जाएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर ऊपर आपने अभी तक पढ़ा भी है सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन 82 नंबर होगा, जो कि इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसमें विद्युत नहीं है, किसमें कार्बन नहीं, कार्बन बोल रहा है किसमें नहीं है, तो कार्बन इसमें से किसी में भी देखिए कि हीरा में भी कार्बन, कोयला में भी, ग्रेफाइट में, तीनों में कार्बन है। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के अपरूप हैं। निम्न में सबसे सख्त जो है हार्ड कौन होता है, तो वो हीरा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आपको हीरा सबसे कठोर क्या है, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा होता है, और इसके फलस्वरूप त्रिविमीय दीर्घ संरचना प्राप्त होती है। और इसका कठोरता का कारण क्या होता है, इसका उपयोग कांच को काटने में एवं कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार को बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, ये सब जो है कारण भी आपको देखने को मिलते हैं हीरे के बारे में, हीरा का बहुत काम होता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन कि निम्न जो है पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रयोग होता है, तो ये होता है सोडियम
बेंजोइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पारद जो है धातु मिश्रण है, तो पारद युक्त मिश्र धातु इसमें होती है, ये इसका मिश्रण है। और अगला क्वेश्चन, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो है गैस मुख्यतः क्या होती है, तो मीथेन होता है, ये सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें कि खाना बनाने में तो मीथेन होता है, ये जानते हैं कि गोबर, कूड़ा कचरा आदि से ये प्राप्त होते हैं। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो ये है बायोगैस में मीथेन। कौन होता है, तो मीथेन होता है, ये याद रखना है। और यहाँ पर मीथेन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि देखिए ये 67वीं में पूछा गया क्वेश्चन है और लिखा गया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। और बायोगैस के मुख्य संघटक जो हैं मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हैं, और इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा क्लेशन उपस्थित होता है और हो सकते हैं। और गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 75% तक पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न धातुओं में कौन सामान्यतः ताप पर द्रव्य है, वो है आपका पारा। क्या है, पारा है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है इस पर है और इसका प्रयोग जो है थर्मामीटर में ताप मापने में भी किया जाता है। ठोस कपूर, ठोस कपूर जो है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखें तो ये तो ऊर्ध्वपातन के बारे में आप बहुत बार पढ़ भी चुके हैं कि बिना क्या होता है, जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में यह रूपांतरित होता है और जो ठंडा होने पर पुनः क्या होता है, प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं, तो ये होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब देखिए पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण, एसिड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वाहनों से निकलने वाले गैस कौन सी, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब निकलते हैं, ठीक है। एक से अधिक उत्तर होंगे यहाँ पे। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा, इसको आप याद रखेंगे, कार्बन की मात्रा ए नंबर उत्तर होगा। इसमें इसकी जो है देखें तो कठोरता और तन्यता और सुघटितता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है, ठीक है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन जो है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो ये पिंचब्लेड था। क्या था, पिंचब्लेड। अब देखिए पिंचब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिंचब्लेड जो होता है रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिंचब्लेड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिंचब्लेड का ही शोधन किया था। अगला क्वेश्चन कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो ये क्यों, क्योंकि क्लोरीन के कारण से। अब देखिए जो होता है, देखिए तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब में जल शुद्धिकरण में Cl2 का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण क्या होता है, शरीर की त्वचा जल जाती है। अगला, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को आप जलाइएगा तो वह क्या बनेगा, तो वह पानी बनेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पानी। देखिए यहाँ पर क्या है, H2O, हाइड्रोजन के दहन से आपका निर्माण होता है पानी का, जल का। 2H2O प्लस
O2 से बनेगा 2H2O। अगला देखेंगे सोने को घोला जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए ऐसे यहाँ पर सोने को घोला जा सकता है, उत्तर में तो दिया है कि उत्तर में तो नहीं दिया, लेकिन आपको यहाँ पर दिया गया है कि सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है, नहीं दिया था। और एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1.3 का मिश्रण होता है, तो ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, तो यह करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है, क्योंकि देखें तो H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है, जिससे बोतल में क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के जो है ऊपर हरे रंग के वैसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है, तो यह है तांबा। कौन है, तो तांबा होता है। अगला देखेंगे इसमें कि ये ऑक्सीकरण का परिणाम होता है, तांबे के ऑक्सीकरण का, वायु में ऑक्सीकरण के परिणाम के कारण। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, तो यह एस्ट्रासियम के कारण होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एस्ट्रासियम लवणों जो कि एस्ट्रासियम नाइट्रेट और एस्ट्रासियम कार्बोनेट और एस्ट्रासियम सल्फेट के कारण पटाखा फूटने पर लाल रंग दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, तो यह है एस्टर और यह जो है विस्फोटक की तरह कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि जो ये एलपीजी द्वारा जो है चोक हो जाते हैं, इसी के कारण। देखिए एलपीजी अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है, और इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चौक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब जो है मापक नहीं लगाए जाते। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता, तो ये हेमेटाइट होता है। क्या होता है, हेमेटाइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन अत्यधिक जो है असत्य है, तो ये जो है असत्य है, आपका जल में अधिक विलयन होता है, इसी के कारण। अगला देखें यहाँ पर आपको दिया गया है कि विरंजक चूर्ण जो है चूर्ण एक पीतल धवल चूर्ण है, जिससे क्लोरीन की गंध आती है, और व्यंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। ये सूत्र आप देख सकते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर कि जिस धातु प्रतिक्रिया के अंतर्गत धातु जो है मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रगलन कहा जाता है। ए नंबर, प्रगलन की क्रिया में अयस्क के अपचयन से उच्च ताप का धातु प्राप्त हो जाती है, और इस प्रक्रिया में धातु संगलित जो है या मिश्रित या शुद्ध अथवा जो है शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखें तो जस्ते के एक आयतन भाग जो कि घनत्व 7100 किलोग्राम पर हर मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व जो है 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व क्या होगा, तो पीतल का घनत्व 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, 3 से गुना करेंगे पीतल, एक भाग जो है जस्ता, 2 भाग है जो है तांबा का, 7100 जो है भाग जस्ता का और 2 गुने 89 ये भाग जो है तांबा का, तो 24,900 हुआ। और एक जब पीतल का भाग हम निकालें तो 24,900 बाय 3, तो एक गुना करेंगे तो जो काटेंगे तो 8300 हो जाएगा, 8300 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अगला देखें तो निम्न में से कौन सी पीतल के घटक, तो जस्ता और तांबा भी आपने देखा। अगला क्वेश्चन इसमें देखना है कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है, तो इसमें बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को
धन ध्रुव में माना जाता है, बनाया जाता है। अगला देखें तो जस्ते से यहाँ पर जो है व्याख्यान है कि जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणायन हो जाता है। इससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा, क्या होगा, वो कमेगा। यहाँ पर याद रखना है कि यह लंबे समय तक बढ़ता है। अगर क्या होगा, अगर आप देखें यहाँ पर आपको याद रखना है कि जंग जब लगता है तो वो बढ़ता है, यह लंबे समय तक बढ़ता है, कमता है, बढ़ता है नहीं, ये बढ़ता है। देखिए यहाँ पर आपको बस समझना है कि लोहे में जब जंग लगती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड में होने लगता है और आयरन के साथ ऑक्सीकरण के मिल जाने के कारण लोहे का वजन बढ़ जाएगा। लेकिन लोहे पर जंग लगने के लंबे समय बाद देखें तो क्या होगा, जंग के कारण लोहे के खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब ये बहुत लंबा समय होगा तब क्या होगा, वो कम जाएगा, लोहे का वजन कम जाएगा। आप समझ सकते हैं कि उत्तर यहाँ पर क्या होगा, ये इसका उत्तर माना गया। अब देखिए स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, यहाँ पर एक से अधिक है क्रोमियम लोहे। यहाँ पर देखें तो उत्तर में आपको 2 मिलेंगे, 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं और जो धातु के गुण धर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहा लोहे जो मुख्य धातु के साथ कार्बन जो कि सी, निकेल Ni, क्रोमियम Cr को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील होता है जो कठोर होता है तथा इसमें जंग नहीं लगता है। एक यहाँ पर आपको लोहा और निकेल, लोहे और क्रोमियम देखने को मिले। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, तो अभी आपने तो देख लिया लोहे निकेल और लोहे क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है तो लोहा और निकेल यहाँ पर होगा या क्रोमियम होगा तो क्रोमियम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि इन्हीं लिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये होता है बीटा किरण में। बीटा किरण में ऋणात्मक रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित तथा गामा उदासीन। गामा उदासीन, बीटा ऋणावेशित, अल्फा धनावेशित होता है। अल्फा धन, बीटा ऋण, गामा उदासीन। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु का जो तत्वों के रूप में होता है, तो इसमें डी नंबर 2882 या पढ़े भी हैं कि 2882 इलेक्ट्रॉन संरूपण जो है क्षारीय मृदा धातु है। 28 जो है अक्रिय गैस नियोन, 287 हेलोजन क्लोरीन और 288 जो है यह अक्रिय गैस आर्गन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि CO समूह का आवर्त क्रम क्या होता है, तो यह है आपका 3 नंबर जो है, सॉरी इसका उत्तर डी हो जाएगा 3। देखिए आवर्त क्रम जो होता है बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आवर्त क्रम का जो है अधिक होना अधिक मजबूती तथा आवर्त क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आवर्त क्रम क्या है, 3 होता है। अगला देखेंगे जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा, तो 4 है। देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पर द्रव्यमान 2 + 2 है तो क्या हो जाएगा, 4 टोटल हो जाएंगे, 2 है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला देखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा, तो यह होता है अष्टफलकीय होते हैं। अगला क्वेश्चन एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो ये है XH4। यहाँ पर देखें तो जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोजी बंधन बनाएगा और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और अतः बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रियाएं करेंगे और इस प्रकार XH4 का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या तो 12 और 3 होता है। देखें तो यहाँ पर व्यंजन एक हाइड्रोकार्बन है, क्या हाइड्रोकार्बन, इसका सूत्र जो है C6H6 है जिसमें 6
कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु है। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रहता है। और कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है और इससे 12 जो है सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्न कथनों पर विचार करना है इसमें कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। इसमें आपको कथन ढूंढना है कि कौन सा सही है। देखें तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा केवल एक है, केवल दो है और एक दो है। तो इसमें उत्तर आपको एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही है। अब यहाँ पर देखें तो आपको मिलेगा पूरा इसका डिटेल कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से होता है। अगला, भारी जल वह पानी होता है भारी पानी या जल के भारी पानी वह पानी होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ये देखिए कि हाइड्रोजन एक क्या है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से ना होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। भारी पानी बहुत ही बार पूछा है। अगला देखेंगे, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक में है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न होता है। प्रोटॉन वही रहेगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, भिन्न हो जाएगा। वह परमाणु जो द्रव्यमान जो है संख्या में असमान होता है परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश समान प्रोटॉन की संख्या में समान होते हैं। इन्हें समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, दूध उदाहरण है तो एक यहाँ पर बी और सी दोनों है, इसमें कोलाइड विलयन का और इमल्सन का। यहाँ पर ई अगर रहता तो ये होता। देखिए कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के जो है कई रूप या प्रकार, जैसे कि एरोसोल गैस माध्यम एवं द्रव का मिश्रण, इमल्सन द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण और जेल जो ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण आदि है। दूध जो है फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण और इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलाइड विलयन है। अतः इस प्रश्न का जो है बी और सी दोनों उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो अंतिम रूप से बनता है ग्लूकोज। अगला यहाँ पर देखें तो ये आपका ग्लूकोज बनता है जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या, तो यह है इथाइल अल्कोहल। देखेंगे तो जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन किण्वन कहलाता है। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों को ईस्ट या खमीर जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं की उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इस प्रक्रिया में मोलेजेंस या शीरा अथवा गन्ना एवं फलों से प्राप्त शक्कर अथवा विभिन्न प्रकार के अन्नों से प्राप्त स्टार्च एंजाइम इनवर्टेज की उपस्थिति में सर्वप्रथम ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित होते हैं। और इनका सूत्र देखें तो ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6 और शर्करा देखें तो C12H22O11 प्लस H2O और इससे बनेगा तो जो है इन्वर्टेस, एक मिनट बारिश हो रही है, और इससे क्या हो जाएगा तो C6H12O6 ग्लूकोज होगा और फ्रक्टोज C6H12O6 होगा। और ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों ही एक अन्य एंजाइम जाइलेम की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। और इन्वर्टेस
इन्वर्टिन्स तथा जाइमीस दोनों एंजाइम ईस्ट में विद्यमान होते हैं। अब देखिए फिर ग्लूकोज C6H12O6 से जाइलेम देखें तो जाइलेम C उसके बाद जो है बनता है, उसमें देखें तो 2C2H5OH प्लस 2CO2 इथाइल अल्कोहल। इसमें आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज तथा फ्रक्टोज। अगला देखें तो क्वेश्चन कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो जाइमेज के द्वारा। अभी तो आपने देखा जाइमेज के द्वारा बदल देते हैं। शक्कर के किण्वन में क्या बनता है, तो बनता है इथाइल अल्कोहल। अगला देखें तो ग्लूकोज का सूत्र तो आप जान ही रहे हैं, C6H12O6। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व क्या होता है, CHNO। यूरिया का एक कार्बनिक यौगिक है ये, और जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 जो है छोटे ब्रैकेट में है। और यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है, और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। अगला अपमार्जक। अपमार्जक क्या है, तो ये शोधन अभिकर्ता है। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जो है साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस जो है साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में आता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो ये वनस्पति तेल होता है। देखिए जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को सावनीकरण कहते हैं। अगला कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं, तो तांबा और जस्ता होता है। तांबा और जस्ता इसमें होता है पीतल में, जिसको कॉपर या जिंक भी आप कहते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या, तो ये बेसिक और एसिडिक होता है। अगला क्वेश्चन देखें, तीसरे और चौथे में बेसिक और एसिडिक होता है, और बेसिक क्या होता है, क्षारीय। यहाँ पर देखें रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो बीटा गामा अल्फा ये सभी जो हैं उत्सर्जित करते हैं। देखेंगे तो ये आपको याद होगा, अल्फा धनावेशित, बीटा जो होता है ऋणावेशित, और गामा उदासीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो क्या है, नाइट्रोजन 78.09% होते हैं। अगला कि वायु एक है, तो वायु एक मिश्रण होता है। वायु क्या होता है, एक मिश्रण होता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी जो हैं पाए जाते हैं। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन ये सब भी होते हैं। सबसे ज़्यादा N2 नाइट्रोजन 78.09। उसके बाद ऑक्सीजन है। अगला देखेंगे कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन था, एथिलीन। एथिलीन जो है होता है, ये जो है क्या करता है कि यौगिक मच्छर भगाने के लिए सक्रिय रसायन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो देखें तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण इसमें ऐसे उत्तर तो बी नंबर दिया है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कठोर पानी वह पानी है जो अपमार्जक मतलब साबुन जो है लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता, और इसका मुख्य कारण होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। हास्य गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। इसके सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसका उपयोग जो है प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयुक्त करता है। अगला देखें तो निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस, तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करना है एक दूसरे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हैं। देखिएगा यहाँ पर पहला है त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर जो होता है पराबैंगनी प्रकाश से होता है, तो उत्तर में आपको जो हो जाएगा दूसरा। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापते हैं, ये जानते हैं। और वैश्विक तापन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओजोन क्षेत्र जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको मिलान भी है, और ये बी नंबर उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं त्वचा, पराबैंगनी, ध्वनि डेसिबल और वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन क्षेत्र कार्बन फ्लोरो
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि विद्युतिक ऊर्जा जो है पैदा की जाती है तो यूरेनियम से। विद्युत शक्ति जल से, कोयले से, यूरेनियम और नाभिकीय अभिक्रियाओं से, पवन शक्ति से एक एवं अन्य विधियों से पैदा किया जाता है। अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के घटक हैं तो अम्ल वर्षा के घटक हैं आपको HNO3 और H2SO4। देखें पहले भी हम इसके बारे में पढ़े हैं कि वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निःसंयंत्रों एवं प्रकृति में होने वाले क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनकर पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है, और इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक लगभग 70% होती है। अगला क्वेश्चन देखें, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये है आपका आइसोप्रीन का। देखें तो बहुलकीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला जो है अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एक लक या एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। और प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। और आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र क्या होता है? CH2 CH3 और CH बराबर HCH2। अब पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है किसमें? तो पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या के द्वारा। ऑक्टेन संख्या के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें ऑक्टेन संख्या ही है। और अगला है CNG का मुख्य घटक क्या होता है? CNG का मुख्य घटक होता है CH4। देखिए CNG धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। इसमें 80% और 90% जो है मीथेन गैस CH4 ही होती है। ठीक है, की होती है। और मीथेन गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड के 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87% और जैविक गैसों को लगभग 89% कम उत्सर्जित करती है मीथेन। अगला ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो ये होता है केरोसिन में। ऑक्सीजन किस में नहीं होता है? केरोसिन में नहीं होता है। और इसमें देखें तो रासायनिक रूप से ऑक्सीजन जो है इसमें नहीं होता। और केरोसिन जो मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। अगला है एंटीबायोटिक औषधि का उदाहरण क्या होता है? तो पेनिसिलिन होता है। इसमें उत्तर में पेनिसिलिन हो जाएगा। पेनिसिलिन क्या है? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक है। और एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल जो होता है पीड़ानाशक एवं ज्वरनाशक औषधियाँ हैं। जबकि क्लोरोक्विन मलेरिया रोधी औषधि होता है। अगला क्वेश्चन देखें तो किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थों के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बनता है आपको सोडियम क्लोराइड से ही। सोडियम क्लोराइड यहाँ पर देखें तो सोडियम क्लोराइड से बनता है। और सोडियम क्लोराइड को किसी भी एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल का निर्माण होता है। किसी भी पदार्थ के साथ इसे गर्म करने से सोडियम क्लोराइड ही शेष बचता है। जस्ते किससे बनता है? जस्ते बनता है आपको विद्युत बैटरी। ये विद्युत बैटरी जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः सल्फाइड, एस्क, जिंक, प्लेड, ZNS से किया जाता है। और यह जो है उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग विद्युत बैटरी तथा विद्युत मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। अगला यूरेनियम से क्या बनता है? यूरेनियम से बिजली बनते हैं। बहुत बार अभी तक पढ़ चुके हैं। यूरेनियम आवर्त सारणी की एक अंतर्वर्ती श्रेणी नाइड श्रेणी के तृतीय तत्व है। और इसका जो है उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय ऊर्जा के स्रोतों बिजली के निर्माण के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, कोयले का उपयोग होता है तो जलाने में। कोयले का उपयोग किसमें? तो जलाने में। नाव बनाने में नहीं करते हैं आप। कोयले का उपयोग जलाने में करते हैं, खाना बनाने में करते थे, भाप इंजन में होता है। बहुत जो है काम पहले होते थे, अभी भी आपको बहुत काम मिलते हैं जैसे कि बिजली में। हीरा अपर रूप किसका होता है? तो ये होता है कार्बन का। अगला देखेंगे यहाँ पर तो ये हीरे का कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ आवर्धित होकर एक दीर्घ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देखिएगा 154 नंबर मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर
अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाता है आपको क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, यहाँ पर देखें तो आपको मिलेगा कि किसी मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थों पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के नाम से जानते हैं। क्रोमेटोग्राफी की विधि जो होती है विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है और इस कारण वे किसी अधिशोषण पदार्थ के विभिन्न दूरियों पर दूरियों पर अवशोषित होते हैं और इस प्रकार से पृथक कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स जो होता है इसका मतलब क्या होता है। वर्णाक्षर एक्स का मतलब होता है अननोन, मतलब अज्ञात। ठीक है, अज्ञात। इसमें एक्स रे में वर्णागत एक्स जो होता है अक्षर का मतलब अननोन, मतलब अज्ञात किरण है। और ध्यानतव है कि एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है और यह जो है चिकित्सा पद्धति आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। वाटर गैस डैश का मिश्रण होता है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन 156 कि वाटर गैस डैश का मिश्रण, तो ये होता है CO+H2 का। ठीक है, COH2 का ये मिश्रण होता है। इसका जो है उपयोग क्या होता है, तो हाइड्रोजन अल्कोहल के निर्माण में अपापचयक होता है। ये सब यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए डैश के कारण जो है पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक होता है, तो ये होता है उच्च विशिष्ट उष्मा। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें, अगर हम इसको पढ़ें तो उच्च विशिष्ट उष्मा के कारण पानी एक जो है उत्कृष्ट शीतलन कारक है। जल की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, जिससे तात्पर्य है कि जल को गर्म होने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में उष्मा की आवश्यकता पड़ती है तथा ठंडा होने के लिए बड़ी मात्रा में उष्मा को निकालना पड़ता है। इस प्रकार जल का ना तो जल्दी ये जल गर्म होता है और न ही जल्दी ठंडा। जल का यह गुण इसे जो है उत्कृष्ट शीतलन एजेंट बनाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, तो कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है, तो इसमें है Al2O3 और ZnO। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो Al2O3 और ZnO ध्यानतव है कि कुछ जो है धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके नमक एवं पानी बनाता है। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है और उल्लेखनीय है कि ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय उभयधर्मी ऑक्साइड दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। CuO की प्रकृति क्षारीय तथा जो है अर्थात यह उभयधर्मी नहीं है। अगला देखें क्वेश्चन कि कौन सी जो है गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, तो यह है आपका ये आपको तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन ये सभी के सभी होते हैं। एक से अधिक उसमें उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर देखें तो ग्रीन हाउस, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। 3 बार अभी तक तो आपको 4 बार मिल चुका है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है एक ऐसी घटना जहाँ पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें जो है सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित करके उन्हें रोकती है और इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है। और ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प ये सब सभी शामिल होते हैं। एक से अधिक उत्तर है। अब जो है अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके डैश गैस मुक्त करता है, तो CO2 करता है। CO2। अब देखेंगे इसमें आपको कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। साथ ही धातु के लवण एवं पानी भी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनाते हैं। अब देखिए ये जो है आपको याद रखना है, ये 68वीं जो है बीपीएससी पूछा है। HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ऑक्सेलिक अम्ल कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है इसे ऑक्सेलिक अम्ल कहा जाता है। और डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक जो है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H2O4 है और इसे इथेन डाइओइक अम्ल या ऑक्सीरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्बनिक यौगिक कई सब्जियों तथा पौधों में पाया जाता है। और ध्यानतव है कि 1740 ईस्वी के पश्चात डच वैज्ञानिक हर्मन
हेव द्वारा वुड सॉरेल से ऑक्सैलिक अम्ल के लवण निकाले गए थे। अगला क्वेश्चन देखें तो आपको 3 परख नलियाँ दी गई है और इसमें जो है एक में आसुजल और 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसमें क्षार होगा ऐसे, लेकिन यहाँ पर समझेंगे तो अम्लीय माध्यम में लाल लिटमस जो है, लाल लिटमस रंग नहीं बदलता, अम्ल में नहीं बदलता, क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है, ठीक है। और तथा उदासीन माध्यम में लाल लिटमस का रंग नहीं बदलेगा, ठीक है, उदासीन में भी नहीं बदलेगा, सिर्फ जो है क्षार में यह लाल नीला हो जाएगा। अगला देखेंगे एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो ये होता है सिरका के, किसके? सिरका के समान होता है। यहाँ पर देखें तो एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल, सिरका एवं कार्बोक्जिलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। इसका जो है रासायनिक सूत्र CH3COOH है। इसकी गंध जो है सिरका के समान होती है। अगला देखें तो शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता? तो यहाँ पर इसलिए नहीं क्योंकि कोई जो है H3O+ आयन मौजूद नहीं होगा और लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर वही लिखा गया है। अगला है कि विषम का जो है पता लगाइए। विषम का इसमें पता लगाएं तो 100 से अधिक है। क्यों है? फल का पकना, सीमेंट का सेटिंग, कोयले का जलना। तो विषम देखिए यहाँ पर है फल का पकना, सीमेंट के सेटिंग और तथा कोयले का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो और जो है सभी ऊष्माक्षेपी है, इसलिए इसमें कोई विषम नहीं है, इसलिए ई उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये भी क्वेश्चन जो है 68वीं में ही पूछा गया है। इसमें भी आपको उपयुक्त में से कोई नहीं है। देखें क्यों कोई नहीं है, तो क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों को कार्बन के एलोट्रोप्स मतलब अवरोध के रूप में जाना जाता है, लेकिन ना तो इनकी क्रिस्टलीय संरचना और ना ही उनकी कठोरता समान होती है, ये भी जानते हैं। और हीरे में कार्बन परमाणु त्रिविमीय चतुष्फलक संरचना बनाते हैं, जबकि ग्रेफाइट में यह समतल में षटकोणीय वलय की तरह होती है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ, जबकि ग्रेफाइट जो है बहुत मुलायम। और इसी प्रकार हीरा विद्युत का कुचालक तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये जानते हैं विद्युत अपघटनी के तौर पर किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत का क्या है? उत्कृष्ट चालक भी होता है, इसलिए ई इसमें सही है। क्लोराइड देखें तो क्लोराइड कण के आकार की सीमा होती है, तो कैसा होता है? तो 10 पर पावर जो है -7 मीटर से 10 पर पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें अगला कि अगला क्वेश्चन इसमें आप समझेंगे तो क्लोराइड कणों का आकार 10 पर पावर -7 मीटर से 10 पर पावर 10 मीटर होता है। इसके कणों को नग्न आँखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं आप। इसके कण जो है छन्ना पत्र के आर पार जा सकता है। क्लोराइड के जो है विभिन्न प्रकार निम्न हैं। देखें तो सोल है और जेल है और एब्रोसोल है, ये तीनों। अगला है कि ऑक्सीजन कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो दीपक की कारिक। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि आधारित है, तो यह है बर्जेलियस का, ठीक है। यहाँ पर देखें तो किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, ठीक है। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी जो है रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो इसमें सी नंबर है, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता, ये नहीं है। देखिए ऊर्जा जो दिया गया है उसमें नए पदार्थ बनाना तथा ऊर्जा का अवशोषण होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता, जबकि ऊर्जा में कोई निम्न परिवर्तन नहीं होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, डैश कहा जाता है, तो इसको जल शुष्कन के रूप में जानते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित करता है, जल शुष्कन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि CO जो है हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है, ठीक है, क्योंकि यह हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करके रक्त परिसंचरण को बाधित कर देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है, जो मोटर वाहन तथा भट्टियों में ईंधन के जलने से निकलता है। तो इस प्रकार से आपका केमिस्ट्री का भी जो 172 क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। अब हम चलेंगे आपको जीव विज्ञान की ओर लेकर। जीव विज्ञान में भी मतलब 190 क्वेश्चन प्लस हैं, तो उसको अब हम देखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।